तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में एक तरह से संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। संवैधानिक दर्जा कहने का मतलब होता है कि अनुच्छेद में या संविधान में इसे जगह मिल गई है। आप देखते हैं एससी आयोग हो गया, फिर चाहे आपका अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इन्हें भी आप देखते हैं कि अनुच्छेद और उसमें आपका संविधान में जगह मिली हुई है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में जान लेते हैं कुछ। आपके एसटी एससी आयोग के बारे में तो हम लोग बात कर चुके थे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये कई बार डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है या पूछ लेता है इंटरव्यू में। तो याद रखिए 102वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। कब की बात है? 2018 की। इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यहाँ आपने देखा है संवैधानिक और सांविधिक निकाय क्या होता है। तो याद रखिए जो अधिनियम केवल जो बन जाता है, एक तरह से आप कहिए कि अधिनियम, तो वो आपका संविधिक हो जाता है। ये कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आ जाता है कि नीति आयोग क्या है, संविधान संविधिक निकाय है, या पूछ लेता है कि इनमें से कौन से संविधानिक निकाय है। चुनाव आयोग आपका दे देगा, इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं आप लोग, या वित्त आयोग हुआ है, या संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ये सभी आपके संवैधानिक दर्जा है। इसे पहचानने का सीधा सा एक आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि अनुच्छेदों में जिसे भी जगह मिली हुई है संविधान में, उन्हें आप क्या कह देते हैं? संवैधानिक दर्जा। यानी कि संविधान में उल्लेख है। नीति आयोग का आप देखेंगे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो इसे नहीं मानेंगे। योजना आयोग का आपका कहीं उल्लेख नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा याद रखिए अधिनियम और विधेयक, इन दोनों में इतना अंतर होता है कि जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है कोई विधेयक बिल, तो उसे विधेयक कह देते हैं आप लोग। जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है। 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़ा वर्गों के समावेशन और बहिष्करण में पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया था। तो उस समय आप देखिए संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसे सांविधिक दर्जा मिला हुआ था। 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के लिए के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि सर यहाँ तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक है और यहाँ आपने देखा है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपको बता दें कि हमेशा विधेयकों की क्रम संख्या अधिक होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपका अधिनियम, जो भी विधेयक है वो अधिनियम में बदल जाएगा। कई विधेयक आते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि राज्यसभा में लटक जाते हैं या फिर आप देखते हैं कि लोकसभा में पास नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा नहीं कि हर विधेयक अधिनियम होगा, लेकिन हर अधिनियम जो होगा वो विधेयक की प्रोसेस से गुजर के आगे बढ़ा होगा, ठीक है। जब तक आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, वैसे लोकसभा राज्यसभा जब तक एक बिल पास नहीं करते हैं तो तब तक वो अधिनियम नहीं बन सकता है, ठीक है। अध्यादेश की बात करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, लेकिन उससे भी आप देखते हैं कुछ टाइम के पास करवाना होता है विधेयक अधिनियम बनाने के लिए, ठीक है। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया और अतः 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है। अगर एनसीबीसी की, अगर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना की बात करें तो आयोग में आपके 5 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा, उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा और 3 अन्य सदस्य आपको शामिल रहेंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनकी अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और उसके मुहर युक्त आदेश द्वारा होती है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा, शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसके कार्यकाल की जो भी शर्तें रहती हैं उन्हें भी राष्ट्रपति साहब ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष है, सदस्य भी है, सदस्य ये सचिव है, एक सचिव, इसमें प्रशासन खंड, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, अनुसंधान खंड संयुक्त निदेशक और अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अन्वेषक। एक तरह से संरचना है। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेदों 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया है। यह संशोधन अधिनियम 366 में भी कुछ परिवर्तन करेगा। 338 बी, 342 ए और याद रखिए 366 में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। अनुच्छेद 338 बी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 342 ए की बात करें तो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। और शक्तियां एवं कार्यों की बात करें हम लोग तो एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह आयोग सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और इसके अलावा आयोग जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या उसके कोई हिस्सा जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो कि एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। किसे? राज्य सरकार को। ठीक है। और एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित किया गया हो। किसी भी मामले पर सुनवाई के दौरान इसे दीवानी न्यायालयों के समान शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नया आयोग अपने पुराने स्वरूप को से किस प्रकार अलग है? तो नए अधिनियम ने यह स्वीकार किया है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अलावा विकास की भी आवश्यकता है। अधिनियम में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास और विकास प्रक्रिया में नए एनसीबीसी की भूमिका से संबंधित प्रावधान भी किए गए। नए एनसीबीसी को पिछड़े वर्गों की शिकायत के निवारण का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा गया है। अनुच्छेद 342 से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय सहमति की अनिवार्यता को भी अधिक पारदर्शी बनाता है। सूची समावेशन और आरक्षण के अलावा यह विकास एवं कल्याण के सभी मापदंडों में समानता के प्रति प्रत्येक समुदाय के व्यापक तथा समग्र विकास एवं उन्नति की आवश्यकता बनाता है। मुद्दे की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए संस्करण द्वारा विश्वसनीय और प्रभावी सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रदान किए जाने की संभावना है। नए एनसीबीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, चूंकि इसे पिछड़ेपन को परिभाषित करने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए यह विभिन्न जातियों द्वारा उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किए जाने के लिए की जा रही मांगों के रूप में व्याप्त वर्तमान चुनौती का समाधान नहीं कर सकता। एनसीबीसी की व्यापकता को बनाए रखने तथा निकाय की इसके मूल अनुच्छेद 340 से संबद्धता को समाप्त कर सरकार ने संविधान विशेष संरक्षण की संपूर्ण योजनाओं को खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञ निकाय की जो विशेषताएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित की गई थी वे नए एनसीबीसी की संरचना में उपलब्ध नहीं है। हाल में जारी कुछ आंकड़ों ने से एसटी, एससी और ओबीसी श्रेणियों के विषम प्रतिनिधित्व का पता चलता है। ऐसे में मात्र संवैधानिक स्थिति तथा अधिक अधिनियमों से जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अनुच्छेद 338 B5 एनसीबीसी के परामर्श से पिछड़े वर्गों की सूची के आवधिक संशोधन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यादेश पर मौन भी है। कुछ सुझाव भी है
इस संरचना में एक विशेषज्ञ निकाय की वे चुनौतियां सुविधाएं प्रदर्शित होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई है। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निष्कर्षों और आयोग की सिफारिशों संबंधी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आयोग की संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता और हितधारकों के प्रतिनिधित्व को दर्शाया जाना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के स्थान पर मूल आधारित राजनीति के मार्ग का अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण के लाभ केवल समाज के पिछड़े वर्गों को ही मिल सके। तो ये आपका है एक तरह से जो पिछड़े वर्ग का आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उसके बारे में याद रखिए। इसके बारे में यही सामान्य जानकारी है, इन्हीं तथ्यों को आपको याद रखना है अगर इस चीज के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है।